हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग जो रिवीजन करेंगे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का थर्ड पार्ट है वीडियो का। और जो अपना टॉपिक रहेगा आज इशू रिलेटेड टू द क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्ट करेंगे। अपने पिछली वीडियो में सर्विस मॉडल वगैरह डिस्कस किए थे, उससे पहले हमने जो बेसिक था वो डिस्कस किया था। और ये थर्ड वीडियो में आज ये चैप्टर को यहीं पे सम अप करेंगे। अराउंड ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। और हाँ, अगर अभी तक आपने ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर सपोर्ट। एंड इशू रिलेटिंग टू द क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें दो टाइप के इश्यूज आते हैं, एक तो आता है सिक्योरिटी इशू और दूसरा आता है इंप्लीमेंटेशन इशू। तो सिक्योरिटी इशू मान के चलो मैं आपको 4 से 5 ऐसे पॉइंट दूंगा जो आपको ऑल टाइम हर जगह जहां भी सिक्योरिटी का इश्यूज का आएगा, जहां पे भी आएगा तो आपको ये पॉइंट कॉपी पेस्ट करने हैं सिंपली। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिक्योरिटी इशू। जैसे आप सिक्योरिटी इशू करोगे ना, सिक्योरिटी इश्यूज, तो उसमें सबसे 3 पॉइंट जो सबसे मेजर आएंगे वो आएंगे आपके CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट रहता है अवेलेबिलिटी, CIA। ठीक है, CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ये चीजों को आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। अब इनका मतलब क्या है सर? कॉन्फिडेंशियल मतलब आप ऑडिट में पढ़ते आए हो, कॉन्फिडेंशियल रखनी, इन्फॉर्मेशन क्लाइंट की डिस्क्लोज नहीं करनी है। इंटीग्रिटी मेंटेन रखनी है, एकदम अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन रखने की है। ठीक है, और दूसरे बात अवेलेबल रहना है। अच्छा, ये अपना ऑडिट से रिलेटेड पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑडिट में रखना है कि हमने, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी का सिंपल मतलब है प्रिवेंट फ्रॉम अनऑथोराइज डिस्क्लोजर ऑफ डेटा। अनऑथोराइज डिस्क्लोजर नहीं करना किसी को भी, कोई अनऑथोराइज बंदा आके डेटा को एक्सेस ना कर सके। तो बेसिकली यहाँ पे क्या, अनऑथोराइज डिस्क्लोजर को प्रिवेंट करना है, तो ये अपना सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है। ठीक है, और द डेटा इज रेफर्ड एज कॉन्फिडेंशियलिटी। तो इतना भी लिखोगे ना और अंदर का थोड़ा बहुत मैटर ऊपर नीचे करके लिख लो, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है वगैरह वगैरह, तो काफी है। उसके बाद आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ अनऑथराइज मॉडिफिकेशन। वहां क्या था, अनऑथराइज डिस्क्लोजर, और यहाँ पे क्या, अनऑथराइज मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा एंड इंश्योर दैट द डेटा इज हाईली ऑफ द हाई क्वालिटी, करेक्ट एंड कंसिस्टेंट एंड एक्सेसिबल। भाई आपका जो डेटा है उसका हाई क्वालिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 2+2 किया तो 4 की जगह 5 आ रहा है, तो वो डेटा की क्वालिटी डिग्रेड होगी। ठीक है, गलत डेटा आ गया। ठीक है, तो आपका डेटा की क्वालिटी हाई होनी चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए और एक्सेसिबल होना चाहिए। ठीक है, पता चले कि 2+2 कर रहा है 4 आ रहा है, पर दोबारा 2+2 कर रहे हो तो उसमें 5 आ रहा है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंट रिजल्ट होने चाहिए। जो फॉर्मूला एक बार लगा दिया उसको प्रॉपरली, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये CIA जो पॉइंट है ना, कॉन्फिडेंशियलिटी, अनऑथराइज डिस्क्लोजर, इंटीग्रिटी, अनऑथराइज मॉडिफिकेशन। ठीक है, एंड इंश्योर की क्वालिटी रहे डेटा की, और ये सब चीजें। उसके बाद अपना आता है अवेलेबिलिटी। तो व्हाट इज अवेलेबिलिटी? बेसिकली अनऑथराइज विथ होल्डिंग ऑफ डेटा। मैं एक्सेस कर रहा हूं पर मुझे एक्सेस नहीं मिल रही है। मैं एक्सेस ले रहा हूं डेटा के, मतलब लोडिंग 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 लोडिंग। तो कोई ना किसी ने, बंदे ने हैक करके मेरा डेटा उस पर ये एक स्क्रीनशॉट दे दिया होगा, लोडिंग लोडिंग होते जा रहा है। तो बेसिकली विथ होल्डिंग ऑफ डेटा हो गया। एंड इंश्योर दैट द डेटा बैकअप थ्रू द BCP एंड DRP। BCP अपने आप में एक नया चैप्टर का नाम है अपना, BCP एंड DRP। Is it clear, guys? So availability of basically prevention of unauthorized withholding of data and ensure that the data backup through the business continuity planning and data recovery प्लानिंग के हिसाब से वो बैकअप वगैरह अपना रहना चाहिए। तो ये सिक्योरिटी कंसर्न है भैया। पता चले हमारा डेटा कहीं डिस्क्लोज हो गया, पता चले हमारे डेटा में अनऑथराइज मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, तो पता चले मैं एक्सेस करना चाहता हूँ डेटा को और डेटा मुझे मिल नहीं रहा है, वो लोडिंग पे लोडिंग कर रहा है, या फिर जो कल फाइल मैंने यहाँ पे सेव करी थी आज वो डिलीट हो चुकी है, ओ माय गॉड, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो ये सारे पॉइंट, तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। ये 3 पॉइंट तो आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड याद है। गवर्नेंस का भी नहीं करेंगे, छोड़ो, ये याद हो तो अच्छी बात है। ट्रस्ट, एक ट्रस्ट का रहता है डिप्लॉयमेंट model provided a trust to the cloud environment. Trust is an important issue in the cloud. Cloud has failed to build a trust between the client and the service provider. Trust ensure that the service arrangement have sufficient means to allow visibility into the security and privacy control and the processes. Basically कहीं ना कहीं जब अपना डेटा आप क्लाउड में रखते हो, कोई पर्सनल डेटा आप शायद इतनी जल्दी से नहीं रखोगे, तो एक ट्रस्ट का इशू रहता है कि यार मैं गूगल ड्राइव में अपना डेटा तो रख देता हूँ, बाई चांस कल को कोई हैक हो गया, कल को कुछ हो गया, मेरे कोई भी प्राइवेट अगर कोई भी इमेजेस या कोई मेरा प्राइवेट डेटा, कोई सीक्रेट डेटा या कुछ भी, मैं इतनी जल्दी से क्लाउड पे नहीं रखता हूँ। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको पता है, इतनी जल्दी से कॉन्फिडेंस नहीं है, ट्रस्ट का इशू कहीं ना कहीं आता है। यार कल को कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या होगा? ठीक है, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, अगर ये आज कोई लीक कर देता है या ले लेता है तो मेरे को फाइनेंशियल लॉसेस भी हो जाएंगे, प्लस कुछ, मतलब कुछ भी हो सकता है।
मतलब किसी को रेपुटेशन इशू हो जाता है कि उसका कॉस्ट का डेटा, उसका डेटा आउट हो गया, उसकी रिपोर्ट आउट हो गई, तो उसकी रेपुटेशन भी सवाल पे रहती है कहीं ना कहीं। तो ये ट्रस्ट का इश्यूज रहेगा अपना अभी आज के दिन तो है। और उसके बाद आता है लीगल इश्यूज एंड कंप्लायंसेस। बड़ा सिंपल सा मैं पॉइंट बोलूंगा लीगल इश्यूज के एग्जांपल। आपको नहीं पता कि आपका जो डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, कौन सी कंट्री में हो रहा है, किस, अगर इंडिया में स्टोर हो रहा है तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, क्योंकि इंडिया में हर स्टेट में अपना अपना स्टेट लॉ चलता है, ठीक है। और वैसे ही अभी तो वैसे तो ये तो मैंने इंडिया का बताया आपको एग्जांपल के तौर पे। अब सोच के देखो, आपका डेटा यूएसए में रखा हुआ है या फिर ऑस्ट्रेलिया में रखा हुआ है, वहां के कानून अलग है, आपके कंट्री के कानून अलग है, कल को कुछ गड़बड़ कर देता है वो, आपको सूट्स पे फाइल करना होगा, तो इट्स नॉट दैट इजी, क्योंकि वहां के लॉ अलग है, यहाँ के लॉ अलग है। सो इट्स एक कहीं ना कहीं एक, दिस इज वन ऑफ द मेजर ट्रबल विद द लॉज दैट वेरी फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस एंड यूजर हैज नो इंश्योरेंस वेयर द डेटा इज फिजिकली लोकेटेड। तो ये कहीं ना कहीं एक डर रहता है। लीगल इश्यूज एंड कंप्लायंस में आप इतना लिख दो कि चलेगा। उसके बाद प्राइवेसी में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसर्न इज दैट issue are embedded with the each phase of the cloud design. It should include the both legal and compliance and trusting the maturity. Cloud should be designed in such a way that it decreases the privacy risk. तो प्राइवेसी की रिस्क रहेगा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इशू लिखना। उसके बाद बोलना कि ईच फेस हैज ए लाइक इससे ये पॉइंट बोलते हैं कि लिख दें द क्लाउड डिजाइंड इन द क्लाउड शुड बी डिजाइन इन सच ए वे दैट इट डिक्रीजेस द प्राइवेसी रिस्क। तो ये वाला पॉइंट आप लिख के खत्म कर सकते हो। ऑडिट का पॉइंट है, ये तो आप खुद ही लिख लोगे। डेटा स्टीलिंग एज यूजुअल, ये देखो हेडिंग याद रखना, अंदर का मैटर तो आप आंख बंद करके लिखोगे। डेटा स्टीलिंग तो उसमें आपको खुद ही एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। डेटा स्टीलिंग में क्या लिखोगे कि भैया क्लाउड में अगर मेरा डेटा स्टील हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या सीन रहेगा, और उसका बैकअप रिकवरी कैसे किया जाएगा, और कल को डेटा स्टील होता भी तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक इश्यूज में आ जाती है। तो अपने इश्यूज के सफिशिएंट पॉइंट पढ़ चुके हैं। 6 मार्क्स से ज़्यादा क्वेश्चन का मार्क्स इसका आएगा नहीं, ठीक है। आइडेंटिटी मैनेजमेंट एंड एक्सेस कंट्रोल, फॉर एग्जांपल मेरा आईडी पासवर्ड है, वो कोई और एक्सेस करके लिख यूज कर रहा है, तो उससे कैसे पता चलेगा कि ये बंदा मैं हूं या कोई और है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आईडी पासवर्ड के साथ साथ मैं फिंगरप्रिंट का भी सपोर्ट दे दिया। अब वो फिंगरप्रिंट स्कैन करेगा, पासवर्ड डालने के बाद इवन फिंगरप्रिंट स्कैन करेगा। तो इस इश्यूज को रिसॉल्व कर रहे हैं, बट ये इश्यूज थे कभी, ठीक है। और इवन फिर मेरे को लगा कि यार मेरा आई स्कैन किया, उसके बाद मैं बोलूँ आई रेटिना स्कैन भी करेगा, उसके बाद हार्ट बीट भी स्कैन करेगा, तब जाके मुझे वो एक्सेस देगा, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ जो बंदा है, बाई चांस मेरा क्या पता उसने फिंगरप्रिंट, आजकल देखते हैं ना मूवी में कि वो प्लास्टिक रखा उसमें फिंगरप्रिंट गया, तो फिंगरप्रिंट उसके बाद उसमें कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ऐसे करके दिखाते हैं ना। तो वैसे हो सकता है। फिर मैं बोलूँगा नहीं मैं तो रेटिना स्कैन भी करूँगा, फिर मैं नहीं रेटिना स्कैन के साथ साथ मैं अपना हार्ट बीट स्कैन भी दूंगा। जैसे कौन सा मूवी में था, एक ऋतिक की कोई मूवी थी, याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, तो उसमें ये था। तो अपने को अभी कुल मिला के कितने पॉइंट हुए फटाफट बताता हूँ। एक तो CIA, सबसे यहाँ पे क्या क्या पॉइंट अपने हुए, एक तो CIA हुआ, लाइक कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। कहाँ गई अवेलेबिलिटी, ये रहे 3 पॉइंट अपने हो गए। उसके बाद आपको क्या क्या देखना है, कंप्लायंस एंड लीगल इशू, ट्रस्ट का इशू, और जब ट्रस्ट की बात है तो प्राइवेसी इशू भी डाल देना, और डेटा स्टीलिंग और ऑडिट। बाकी पॉइंट अगर आपको करने की जरूरत नहीं है ना, पॉइंट सफिशिएंट है, ठीक है। 6 पॉइंट आराम से इसमें कवर अप हो रहे हैं। तो CIA सबसे पहले, उसके बाद ट्रस्ट, देन लीगल वाला पॉइंट, कंप्लायंस एंड लीगल इश्यूज। उसके बाद जब आप ट्रस्ट लिखोगे तो याद आना जाए प्राइवेसी भी, प्राइवेसी। उसके बाद ऑडिट एंड डेटा स्टीलिंग, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको इश्यूज हो गए आपके खत्म। उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन एंड एडॉप्शन इश्यूज। इम्प्लीमेंटेशन का क्या क्या इश्यूज होता है, इसमें भी ज्यादा कुछ समझने को नहीं, 4 पॉइंट पढ़ लो यार बहुत है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे, एक एक पॉइंट को इन डेप्थ अगर मैं जाके पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, वो रेगुलर क्लासेस का अपना पार्ट रहेगा, यहाँ पे नहीं। थ्रेशोल्ड इशू बेसिकली क्या, दिस इन्वॉल्व चेकिंग हाउ द पॉलिसी unable to detect sudden increase in the demand and result in the creation of the additional instances to fill up the demand। तो बेसिकली थ्रेशोल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन इश्यूज आता था कि फॉर एग्जांपल मेरा सर्वर पे लोड ज्यादा आ गया, तो एकदम से इंप्लीमेंट नहीं हो पाता कि एकदम से, जैसे आप अभी तक आप देखते हो जब फ्लिपकार्ट की सेल आती है या अमेजन की सेल आती है, रिसेंटली अगर अभी दिवाली सेल चल रही है, तो जैसे ही सेल स्टार्ट होती है ना, एकदम से क्राउड वहां पे रश करता है, और वो अभी भी कहीं ना कहीं हैंग हो जाता है सिस्टम, तो कभी कभी रिस्पॉन्ड नहीं करता। जब फर्स्ट टाइम फ्लिपकार्ट की सेल आई थी, सर्वर शट हो गया था, इतनी ज्यादा एक्सेस हो गई थी कि सर्वर में इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी ना, जैसे एक गेट है, यूँ समझ लो एक गेट है और उसमें 1000 लोग घुस रहे हैं, तो बेसिकली कोई भी एंटर नहीं कर पाएगा, और करेगा तो शायद इक्का दुक्का 1-2 एंटर करेगा, और बाकी सब लड़ते रहेंगे। तो इस काइंड ऑफ डैट,
तो थ्रेशोल्ड इश्यू है, तो ये इश्यूज कहीं ना कहीं रहेगा, तो इसको सॉल्व करना, लाइक टू डिटेक्ट सडन इंक्रीज, जैसे सडन इंक्रीज और उसको डिटेक्ट कर लो पहले ही, और उसके हिसाब से कैपेसिटी बिल्डअप कर दो इमीडिएटली। तो ये इंप्लीमेंटेशन इस तरह इसको सॉल्व किया जा सकता है। जैसे हम बोलते हैं दूर से दिख गई मुझे भीड़ आ रही है, तो एक काम करो, एक गेट की जगह 20 के 20 गेट खोल दो। मैं करूंगा ना कि मैं देखा कि भैया भीड़ आ रही है शॉपिंग करने के लिए, तो मैंने क्या काम करो, सारे शटर्स खोल दो। करते हो ना, तो ठीक उसी तरह यहाँ पे हिडन कॉस्ट, कहीं ना कोई हिडन कॉस्ट तो रहती है। सर्विस प्रोवाइडर जो भी होते हैं क्लाउड के, कुछ ना कुछ कॉस्ट नहीं देते हैं, बताते नहीं है, और फिर बाद में जब चार्जेस देखते हैं तो मेंटेनेंस चार्ज, इंश्योरेंस चार्ज, ये चार्ज, तो ये सारी चीजें बहुत गलत होती है। तो हिडन कॉस्ट। उसके बाद आता है सबसे पहला अपना हो गया इंटरऑपरेबिलिटी, बेसिकली एक्सचेंजिंग ऑफ डेटा बिटवीन द टू सर्वर, ये भी अपना याद रखना, ठीक है। हिडन कॉस्ट, what the real cost doesn't reveal and which create a sometime issue, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, कभी कभी क्लाउड कुछ अजीब सा बिहेव करने लग जाता है, एक्सेस नहीं देता। मैं तो उसको बोल रहा हूँ कि मैं हूँ, बोलता नहीं तू नहीं है, ठीक है, मेरे को एक्सेस नहीं मिल रहा, फिंगरप्रिंट दे दिए तब भी एक्सेस नहीं मिल रहा। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कुछ कभी कभी कुछ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हो जाता है क्लाउड में, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन इश्यूज है, पूरा लंबा चौड़ा पॉइंट है। To protect the data, one want to manage his own private keys. Checking the vendor on the private keys management is no longer simple as appears so. तो आपको DSC यूज की कभी, उसमें प्राइवेट की होती है, पब्लिक की होती है, याद है। और इसका टॉपिक भी हम पढ़ेंगे अराउंड 7 चैप्टर में, अपना ये प्राइवेट की पब्लिक की का अपना पॉइंट आता है, ठीक है। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन द क्लाउड। डेवलपमेंट यूज हाई एंड डेटाबेसेस, ठीक है। और कॉर्पोरेट लोग जो है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही करते हैं क्लाउड में। तो द प्रोजेक्ट मैनेजर कैन असाइन इंडिविजुअल हार्डवेयर रिसोर्सेज टू द डिफरेंट क्लाउड टाइप्स लाइक वेब डेवलपमेंट, टेस्टिंग क्लाउड्स एंड प्रोडक्शन क्लाउड्स। तो बेसिकली क्या होता है, अलग अलग क्लाउड्स, भैया टेस्टिंग के लिए ये क्लाउड से सर्विस उनको मिलेगी, डेवलपमेंट के लिए ये क्लाउड से उनको सर्विस मिलेगी। तो ये चीज़ों को आसान करने के लिए करते हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं एक इश्यूज रहता है। और अगर इतने सारे क्लाउड करेंगे तो अपना जो कॉस्ट है वो एकदम से शूट अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन का इश्यूज है कहीं ना कहीं, जो कि आने वाले टाइम में धीरे धीरे सॉर्ट आउट होंगे यार, ठीक है। एनवायरमेंट फ्रेंडली क्लाउड कंप्यूटिंग, वन ऑफ द इंसेंटिव ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग इज दैट मे बी मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली। आज जितना एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है क्लाउड, आने वाले टाइम में शायद और ज्यादा एनवायरमेंटल फैमिलियर होगा। जो आपको वेयर हाउस एस्टेब्लिश करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा ह्यूज पावर चाहिए होती है उनको काम करने के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको हार्डवेयर चाहिए होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे कितने पॉइंट है फटाफट देखें। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज में आपके ज़्यादा पॉइंट तो है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इंटरऑपरेबिलिटी, उसके बाद हिडन कॉस्ट, उसके बाद अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, एंड देन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन द क्लाउड, और उसके बाद ये क्लाउड एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट है, लिख के देखोगे एक बार तो याद हो जाएगा फॉर श्योर, ठीक है। अभी चाहो तो लिख लो वीडियो को पॉज करके। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है मोबाइल कंप्यूटिंग, बड़ा सिंपल सा है, मोबाइल में बैठ के जो कंप्यूटिंग आप करते हो वही। तो मोबाइल कंप्यूटिंग रेफर्स टेक्नोलॉजी दैट अलाउ द ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा वाया द कंप्यूटर विदाउट हैविंग द कनेक्टेड टू ए फिक्स्ड फिजिकल लिंक। सो बेसिकली मोबाइल से आपका कंप्यूटिंग कर रहे हो आप, जो अलाउ द ट्रांसमिशन डेटा वाया कंप्यूटर विदाउट हैविंग टू द कनेक्टेड। तो अब लैपटॉप में क्या है कि आपको पूरे लैपटॉप वगैरह से या क्लाउड से बेसिकली कनेक्ट, मतलब काफ़ी तामझाम चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, सिंपली आपने वो ऐप डाउनलोड करी और आपको सारे डेटा की एक्सेस मिल गई है। लाइक गूगल ड्राइव में जो डेटा आपने रखा था, जो कि लैपटॉप से सिंक्रोनाइज होकर क्लाउड में रखा हुआ, तो उसको आप एक्सेस कर सकते हो। थोड़ा बहुत कुछ एडिट करना हो तो आप वो भी आप कर सकते हो मोबाइल से, आजकल ऑप्शन आ गया है। तो मोबाइल कंप्यूटिंग में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट आर द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट बड़ा सिंपल है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल हार्डवेयर एंड मोबाइल सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो मोबाइल कम्युनिकेशन बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर पुट इन अ प्लेस टू इंश्योर दैट द सीमलेस एंड रिलायबल कम्युनिकेशन गोज ऑन। दिस विल इंक्लूड प्रोटोकॉल्स, प्रॉपर्टीज, डेटा फॉर्मेट वगैरह, ये सारी चीज। तो कम्युनिकेशन में भी तो चाहिए ना, तो ये सारी चीजें। उसके बाद हार्डवेयर, हार्डवेयर में बेसिकली द डिवाइस इंक्लूड द मोबाइल डिवाइस और द डिवाइस कंपोनेंट दैट रिसीव और एक्सेस द सर्विस ऑफ मोबिलिटी, पोर्टेबल लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, पीसी, ये अपने हार्डवेयर में आते हैं। Or the characteristic of the mobile computing hardware are defined by the size in the form of the factor weight, microprocessor like Snapdragon है, कौन सा क्या है, प्राइमरी स्टोरेज ये SD कार्ड में रखा है या प्राइमरी स्टोर में रखा हुआ है, सेकेंडरी स्टोरेज, स्क्रीन साइज क्या 6.5 या 6 इंचेस या 5.5 whatever it is, टाइप, मीन्स ऑफ टाइप्स, इनपुट आउटपुट, बैटरी लाइफ लाइक 5000 आजकल 6000 mAh, 7000 8000 mAh के टैबलेट्स भी आ रहे हैं आजकल,
कैपेबिलिटी, एक्सपेंडेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये मैंने लिख दिया शॉर्ट में यहाँ पे। तो इन चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। 3 थे ये अपने, क्या पढ़ रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। मोबाइल कंप्यूटिंग कंपोनेंट क्या है? पहला आता है मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल हार्डवेयर एंड मोबाइल सॉफ्टवेयर। इज दैट क्लियर? अब मोबाइल सॉफ्टवेयर में क्या क्या है, देखो भैया, एंड्रॉयड का iOS वो अपने आप में एक वो डेट सॉफ्टवेयर है। So mobile software is actual program that runs on the mobile hardware and deals with the characteristic and requirement of the mobile application. It is like the operating system है, ठीक है, जो एंड्रॉयड का होता है, ठीक है। और उसके बाद आप अपना गूगल ड्राइव की एक ऐप इंस्टॉल करते हो टू एक्सेस द सर्विसेज, ठीक है। तो ये कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग के ये थे कंपोनेंट्स, ठीक है। हाउ डज द मोबाइल कंप्यूटिंग वर्क? तो सिंपल है यार, अगर आपको गूगल ड्राइव से लिंक करोगे तो ये एज इट इज लिखना है। द यूजर एंटर और एक्सेस द डेटा यूजिंग द एप्लीकेशन ऑन हैंडल कंप्यूटिंग डिवाइस। तो बेसिकली आप जो भी करते हो सबसे पहले क्या करोगे, आप अपना जो भी एंटर होता है एक गूगल ड्राइव में अपनी फाइल अपलोड करोगे, ठीक है। यूजिंग वन सेवरल कनेक्टिंग टेक्नोलॉजी द न्यू डेटा transmitted from the handheld site information system where the files are updated and the new files are accessible। जैसे आपने कुछ नया अपडेशन किया तो उसमें क्या होगा, आपकी जो पुरानी फाइल थी वो डिलीट हो जाएगी और नई फाइल आपकी अपडेट हो जाएगी। तो ये वो कहना चाहता है। तो बेसिकली यूजिंग जियो नेटवर्क या वट आप उस फाइल को एडिट करते हो। नाउ अदर यूजर, और जैसे ही आपकी वो फाइल अपडेट रहेगी और जैसे आपने अपलोड कर दिया, नाउ बोथ द सिस्टम, जो कि हैंडल सिस्टम है, जो कि मोबाइल फोन है, और या फिर जो आपका लैपटॉप है जहाँ से आपका दूसरा यूजर काम कर रहा है, हैव द सेम इन्फॉर्मेशन एंड आर इन सिंक्स। अब जैसे वो अपडेट करेगा आपको यहाँ अपडेट मिल जाएगा, जैसे आप अपडेट करोगे वो वहां पे मिल जाएगा। इस तरह से ये करता है। द प्रोसेस वर्क द सेम वे स्टार्टिंग फ्रॉम द अदर डायरेक्शन। अब इस डायरेक्शन में भी ये प्रोसेस काम करेगा, इस प्रोसेस में भी ये काम करेगा। यहाँ से मैं अपडेट कर रहा हूँ, वहां से वो अपडेट कर रहा है डेटा, ठीक है। करके देखना कभी गूगल ड्राइव में रियल टाइम में, गूगल स्प्रेडशीट में क्या करो, ये 2 शीट बना लो, एक शीट में आप काम कर रहे हो, एक शीट में आपका फ्रेंड काम कर रहा है। तो देखना रियल टाइम में दोनों एकदम अपडेट होते रहेंगे, बस रिफ्रेश करना टाइम टू टाइम, उसका जो डेटा वो काम कर रहा है वो भी दिखेगा, आप जो काम कर रहे हो वो भी दिखेगा। तो दिस इज रियली गुड। The process is similar to the way worker desktop access the organization application, except the user device is not a physical connected to the organization system. For example, तौर पे समझो कि एक सेल्स मार्केटिंग वाला बंदा है, वो क्या कर रहा है, एक ताज़ा ऑर्डर लिया उसने और ऑर्डर लेके फटाफट उसको अपडेट कर दिया ऐप के थ्रू, और जो बंदा वहाँ पे कंप्यूटर लेके बैठा है वो उसको उसको मिल गया ऑर्डर तुरंत, क्योंकि जैसे उसने अपलोड किया उसको वहाँ पे रिसीव हो गया ऑर्डर, ठीक है, और एक अलर्ट आता है, काइंड ऑफ दैट। लॉन्ग स्टोरी। चलो, इसमें तो और कुछ नहीं है। मोबाइल कंप्यूटिंग सर्विसेज लाइक ये ब्लैकबेरी, आईफोन वगैरह, ये सब चीज़ इनके थ्रू मिलती है। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग? हमने क्या क्या पढ़ लिया, मोबाइल कंप्यूटिंग में कंपोनेंट पढ़ लिया, अब उसके बेनिफिट्स देखते हैं। बेनिफिट्स क्या क्या है? इट प्रोवाइड मोबाइल वर्क फोर्स विद द रिमोट एक्सेस टू द वर्क। भैया रिमोट एक्सेस, बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अब आजकल टाइम कोविड में तो क्या चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? ये क्लाउड्स के कारण हो रहा है। क्लाउड नहीं होता तो मोबाइल कंप्यूटिंग नहीं होती, तो आज ये पॉसिबल ही नहीं था, वर्क फ्रॉम होम। It provide the mobile workforce with a remote access to the work. It enable the mobile cell personnel to update status in real time, facilitating electronic communication। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो अभी रिपीटेशन हो रहा है इन चीज़ों का। के बाद फैसिलिटी अक्रॉस द कॉर्पोरेट सर्विसेज इन्फॉर्मेशन एट एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर। कॉर्पोरेट की जो सर्विसेज, जो इन्फॉर्मेशन है, आप कहीं पे भी जाओ, किस दुनिया की किसी भी कोने में चले जाओ, आपको सर्विसेज मिल जाएगी वो सारी की सारी। इट प्रोवाइड रिमोट एक्सेस टू द कॉर्पोरेट नॉलेज एंड एट द जॉब लोकेशन। भैया मुझे बैठे बैठे मुझे अपने जो कॉर्पोरेट का एक डेटाबेस, नॉलेज का डेटाबेस है, वहाँ पे जो भी जिसको जो पॉलिसीज पढ़नी हो, कुछ भी हो, तो वो वहाँ पे जाके वो फाइल या पर्टिकुलर खोल के देख सकता है। तो ठीक है, प्रोवाइड एक्सेस टू द कॉर्पोरेट नॉलेज, क्या रेट है, किस प्रोडक्ट का क्या रेट है, वगैरह सारी चीज़ें। इट एनेबल द improve management effectiveness by enhancing information quality, information flow and ability to control mobile workforce। तो इज दैट क्लियर? इसमें ऐसा कुछ खास नहीं था, ये सारे पॉइंट्स आपको ऐसे लाइक पॉइंट वाइज, ऐसा कुछ पॉइंट भी नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। आप अपना बस एक लेमैन लैंग्वेज की तरह लिख देना, रिमोट एक्सेस मिलती है, रियल टाइम में अपडेट कर सकते हैं वर्क, और प्रोवाइड रिमोट एक्सेस टू द कॉर्पोरेट नॉलेज, रिमोट एक्सेस टू द कॉर्पोरेट सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन। इट एनेबल मैनेजमेंट effectiveness by enhancing the quality, information flow and ability, वगैरह वगैरह चीज़ें। अब आता है लिमिटेशन। इफ अगर देखो ये जो लिमिटेशन का पॉइंट है ना, ये ऐसे पढ़ना जैसे आज से आप 10 साल पहले मोबाइल कंप्यूटिंग किया करते थे, तो तब क्या क्या दिक्कतें आती थी आपको। एक तो आपको प्रॉपर डेटा बैंडविड्थ नहीं मिलती थी, उस टाइम 2G हुआ करता था, आज तो चलो 5G आने वाला है इंडिया में, तो अभी तो 4G तो स्पीड बहुत अच्छी मिलती है, रियल टाइम में वीडियो बना के मैं आपसे लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकता हूँ, पर पहले ये सब था,
नहीं था ना। तो ये जो आपको पढ़ना है पॉइंट, तो उसी को ध्यान में रखते हुए बोलना है। अभी अब मैं बोलूंगा इनसफिशिएंट बैंडविड्थ, तो आप बोलोगे अरे कहाँ सर, अभी तो 4G चल रहा है, 4G अभी तो 5G आने वाला है सर, अभी तो इनसफिशिएंट बैंडविड्थ का पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, ये पॉइंट तब आया था जब 3G रिसेंटली मार्केट में आया था। ठीक है, तब भी 3G में कोई ना कोई दिक्कतें आती थी। ठीक है, अब जैसे 4G आया, अभी लोग घर बैठे बैठे क्लासेस करवा रहे हैं। अब मैं घर बैठे बैठे मैं आपको यहाँ पे ये लाइव क्लासेस करा रहा हूँ। ठीक है, और ये यूट्यूब में भी आपको मैं ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। Limitation of mobile computing, basically mobile internet access is generally slower than the direct cable connection technologies। क्योंकि देखो आजकल, पहले हुआ करता था कि भैया हर किसी को BSNL का लैंडलाइन देना पड़ता था। ठीक है, आजकल ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पहले GPRS चलता था, GSM चलता था, इवोल्यूशन, एज एंड मोर रिसेंटली 3G, और अभी आ गया 5G। तो सोचो कितना पुराना पॉइंट है, इनसफिशिएंट बैंडविड्थ। ठीक है, अब बता सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। तो आपको पॉइंट ऐसे ही लिखना है जैसे आप आदम के जमाने में बैठे हो। ठीक है, उसके हिसाब से सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, सिक्योरिटी मेजर कंसर्न। आज के टाइम तो आपको सिक्योरिटीज हर जगह एंटीवायरस बिल्ट इन मिलते हैं मोबाइल में, पहले नहीं हुआ करते थे, राइट, इजंट इट। तो आपके मोबाइल में एंटीवायरस आता था, फिर आप रीसेट कराते थे फॉर्मेट। तो वही सिक्योरिटी का एक कंसर्न रहेगा, सिक्योरिटी मेजर कंसर्न, कि आपके मोबाइल में वायरस आया और आपका जो कंपनी का डेटा है वो उस बंदे ने वायरस के थ्रू एक्सेस कर दिया, मालवेयर के थ्रू एक्सेस कर लिया। So when the working with the mobile, like security measures concerning mobile computing standard, one easily way to attack VPN through the huge number and of the network interconnected through the line। So ये बात समझ में आ गई आपको, सिक्योरिटी और insufficient bandwidth। उसके बाद पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन आज के टाइम में तो आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। पहले क्या होता था, मुश्किल से हार्डली 1000 mAh की बैटरी अगर किसी फोन में मिल जाए ना भाई साहब, सबसे टॉप एंड का मॉडल वही हुआ करता था। तो पावर कंजम्पशन स्टिल, आज मैं फोन लेके जाता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक पूरा मेरा फोन बिंदास काम करता है और प्रॉपर चलता है, और फास्ट चार्जिंग का भी आजकल ऑप्शन आ चुका है, 40 वॉट, 65 वॉट, ये सब आपको पता ही होगा। The power consumption, when a power outlet or a portable generator is not available, mobile computers generally entirely rely on the battery power। ठीक है, सो ये कहीं ना कहीं एक इश्यूज हुआ करता था, बट आज के हिसाब से रिलेट मत करो चीज़ों को, पहले के हिसाब से रिलेट करो। इनसफिशिएंट बैंडविड्थ आज के टाइम नहीं है, पर पहले हुआ करती थी, तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा। सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, इवन तो सिक्योरिटी का कंसर्न तो आज भी है। ठीक है, ट्रांसमिशन इंटरफेस, इंटरफेस सिंगल रिसेप्शन इन द टनल एंड सम बिल्डिंग, ये छोड़ो। हाँ, जैसे ट्रांसमिशन इंटरफेस, अब जैसे रूरल एरिया में जाओगे तो वहां पे आपको ये सारी प्रॉपर नेटवर्क, इनसफिशिएंट बैंडविड्थ, ये सारी चीज आज भी देखने को मिलेगी। ठीक है, पोटेंशियल हेल्थ हजार्ड। तो फॉर एग्जांपल मोबाइल के आपके पास से आपको रियल टाइम अपडेट करना है। ठीक है, आप ड्राइविंग कर रहे हो तो एक्सीडेंट होने के हेल्थ हजार्ड्स। तो while driving are often distracted from the driving, ये वाला पॉइंट है, एंड द मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व इन द ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। ठीक है, जो एलिगेशंस लगते हैं वे सेल फोन के जो सिग्नल होते हैं वो हमारे ब्रेन को डैमेज करते हैं, हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हेल्थ प्रॉब्लम कॉज करता है। ठीक है, तो मतलब ये क्या है कि पॉइंट जबरदस्ती उठा उठा के डाले गए यहाँ पे, और उपाय नहीं आपको देना पड़ेगा। उसके बाद ह्यूमन इंटरफेस विद द डिवाइस। स्क्रीन जो होती है बड़ी स्मॉल होती है। देखो आज के टाइम तो आपको बड़ी बड़ी स्क्रीन मिल जाती है, 6 इंच, 6.5, 7 इंचेस, पर तब क्या होती थी, एक छोटी सी स्क्रीन होती थी, 1 इंचेस 2 इंचेस की स्क्रीन होती थी। तब दिक्कत होती थी भैया इसी में सारा काम कैसे करें। एक स्क्रीन है मेरे पास लैपटॉप 15 इंची का, और एक स्क्रीन है मेरे पास 1 इंचेस की, 2 इंचेस की, तो दिक्कत आती थी। इवन दो थोड़ा बहुत आज भी है, बट हाँ काम चलता है। ह्यूमन इंटरफेस विद द डिवाइस, स्क्रीन एंड द कीबोर्ड ट्रेंड टू बी स्मॉल, which make them too hard to use, sorry for this। Alternate input device, स्पीच एंड हैंड राइटिंग रिकग्निशन रिक्वायर द ट्रेनिंग, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो ये सारे पॉइंट्स है। तो आदम के जमाने में जाके ये कंसर्न्स को आपको लिखना है, बैंडविड्थ, सिक्योरिटीज, पावर कंजम्पशन, और उसके बाद ह्यूमन इंटरफेस, और ह्यूमन से जो हमारे जो हेल्थ हजार्ड से पोटेंशियल हेल्थ हजार्ड, वो सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। तो लिख के देख लो, पॉइंट याद रहेंगे। मैं एक बार रिपीट करूं फिर से, इफ यू डोंट माइंड। नंबर 1 पॉइंट क्या लिखूं, इनसफिशिएंट बैंडविड्थ। नंबर 2 पॉइंट क्या है, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। पावर कंजम्पशन आदम के जमाने में जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला पॉइंट आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पोटेंशियल हेल्थ हजार्ड। अब ह्यूमन से रिलेटेड एक पॉइंट है, ह्यूमन इंटरफेरेंस विद द डिवाइस, इंटरफेस करने में दिक्कत होती है। अब आता है अगेन इशू विद द मोबाइल कंप्यूटिंग, इशू विद द क्लाउड कंप्यूटिंग। सिक्योरिटीज में इशू था, यहाँ पे भी सेम सिक्योरिटी इशू। नंबर 1 पॉइंट जो हेडिंग रहेगा, सिक्योरिटी इशू रहेगा। सिक्योरिटी इशू में एज यूजुअल मैंने जैसे बोला था कि CIA का जो डेटा है ना वो तो डाल ही देना, ये पॉइंट बड़ा कॉमन सा है। तो 3 पॉइंट तो आपके ऐसे ही हो गए, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। उसके बाद आता है 5th पॉइंट आता है अकाउंटेबिलिटी। तो
लिगिटिमेट, ठीक है, अगर ये वर्ड याद नहीं हो तो एटलीस्ट अंदर का पॉइंट जो है ऑथराइजेशन लिख देना, कोई पॉइंट हेडिंग बना के। तो इंश्योरिंग दैट द ओनली द ऑथराइज्ड यूजर हैव एक्सेस टू द सर्विसेज, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, बेसिकली यूजर held responsible for the security related activities by arranging them user and his activities are linked if लाइक आपने कौन कौन सी ऐप डाउनलोड करी जब आप ऑफिस का काम कर रहे थे, तो आपने ऐसे कौन कौन से कहाँ पे एक्सेस करा, तो सारा रिकॉर्ड रखें। अभी अभी इसने ये ऐप खोली, अभी वो ऐप खोली, अभी इसने फोन ऑफ करके रखा हुआ है, तो कौन कितना काम कर रहा है सब पता चल जाता है। ये एक कंसर्न रहता है सिक्योरिटी इश्यू, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी, CIA एंड लेजिटिमेट, ओके। अब आता है बैंडविड्थ, ये क्या है, इश्यूज है। इश्यूज इन क्लाउड कंप्यूटिंग क्या था, सिक्योरिटी इश्यू, सिक्योरिटी। अब दूसरा इशू है बैंडविड्थ का। बैंडविड्थ मैंने वही बोला कि आपको पुराने जमाने में जाना पड़ेगा जब भी कोई दिक्कत रेज करनी तो। सिंस मोबाइल कंप्यूटिंग ऑफर डिस्कनेक्ट टू द कंजर्व बैटरी पावर, तो द कैश डेटा कैन सपोर्ट डिस्कनेक्टेड ऑपरेशन, ठीक है। वही लॉगिंग, बल्क ऑपरेशन, कंप्रेशन ऑफ द डेटा बिफोर द ट्रांसमिशन। भैया ट्रांसमिशन से पहले उसको क्या होता है, डेटा कंप्रेस करना पड़ता था पहले, और उसके बाद वो ट्रांसमिट। इवन तो कंप्रेशन आज भी होता है जब आप कम्युनिकेशन करते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जब वीडियो की अपलोड करता हूँ तो ये बहुत बड़ी फाइल होती है, अराउंड 2 to 3 GB की फाइल होती है। पर आपको जब देखना होता है तो आपको 2 या 3 GB का डेटा नहीं होता ना, तो इसलिए वीडियो जो अपलोड हुई है, जिसे हम कहते हैं पहले अपलोड होता है, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है। तो गूगल की अपनी टेक्नोलॉजी, यूट्यूब की, जिससे कि वो वीडियोस को अलग अलग आपको ऑप्शन देता है, 144, 240, 360 अकॉर्डिंग टू योर डेटा नेटवर्क। तो ये कंप्रेस वीडियो आपको अपलोडेड और रिकॉर्डिंग जैसे जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो उसके हिसाब से अपने वीडियो देख सकता है। तो बैंडविड्थ का एक इशू आएगा, द कंप्रेशन ऑफ डेटा, यूज ऑफ द कैश मेमोरी एंड लॉगिंग वाला ये इश्यूज रहेगा, ठीक है। लोकेशन इंटेलिजेंस, मस्ट बी एबल टू स्विच फ्रॉम द इंफ्रारेड मोड टू द रेडियो मोड as it move from the indoor to outdoor. Additionally, it should capable of switching from the cellular mode to the satellite mode as the computer moves from urban area to rural area. आपको पता है सैटेलाइट का कनेक्शन भी कहीं ना कहीं होता है, बट आपने कभी सुना नहीं होगा। मोबाइल फोन रनिंग कनेक्टेड टू द सैटेलाइट, GPS से आपकी लोकेशन। तो ये चीज़ होती है, आज भी यूज़ करते हैं। इवन जो आर्मी ऑफिसर्स है, आर्मी में सैटेलाइट कनेक्शन का यूज़ होता है। एक जनरल पब्लिक शायद नहीं यूज़ करती है, तो सैटेलाइट कनेक्शन का यूज़ ये थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है जब आप रिमोट एरिया, कोई रूरल एरिया में जाते हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं है आज भी, 2G भी नहीं है वहाँ पे, 3G तो बहुत दूर की बात है। तो उसको फिर उनको सैटेलाइट फोन उनके पास रहते हैं, तो सैटेलाइट से कनेक्टेड होते हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये थे अपने कुछ इश्यूज। उसके बाद पावर कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन का वही, बैटरी इज अ प्राइमरी सोर्स, बैटरी शुड बी आइडल, battery should be idle as a light possible, but at the same time should be capable of longer operation. Power consumption should be minimized to increase the battery life. Chips can be redesigned. For example के तौर पे सोचूं, बताता हूँ, आज इंटेल का जो चिप्स आता है वो करीबन 14 नैनोमीटर से आपको 10 नैनोमीटर का आपको मिलता है, ठीक है। एक सेकेंड, ओके 14 नैनोमीटर से लेके आपको 10 नैनोमीटर का आपको वो इंटेल का प्रोसेसिंग मशीन मिलता है। बट AMD जैसे मार्केट में आया राइजन की प्रोसेसर लेके, तो उसने इंट्रोड्यूस किया 7 नैनोमीटर। जो इंटेल का 14 नैनोमीटर या 10 नैनोमीटर जो पावर कंज्यूम करता है, वो राइजन का 7 नैनोमीटर, मतलब उसके हाफ पावर में काम कर रहा है। तो जितना ज्यादा नैनोमीटर कम होगा उतनी पावर कंजम्पशन कम होगी। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है पावर कंजम्पशन का। तो ये इश्यूज है जो कि जबरदस्ती यहाँ पे डाले गए हैं पॉइंट्स, तो आप इनको देख सकते हो। बिजनेस चैलेंजेस लाइक लैक ऑफ ट्रेंड प्रोफेशनल जो कि मोबाइल टेक्नोलॉजी को यूज करके यूज टू हो गए। लाइक आज आपके जो घर में आपके डैड्स वगैरह है, तो उनको इतनी इजीली ये चीजें मोबाइल कंप्यूटिंग वगैरह नहीं कर सकते जितना इजीली आप कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा बिजनेस का इश्यूज रहता है। तो ट्रेनिंग प्रोफेशनल टू ब्रिंग द मोबाइल टेक्नोलॉजी टू जनरल पीपल एंड डेवलपमेंट ऑफ द पायलट प्रोजेक्ट्स फॉर टेस्टिंग, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो हेडिंग के तौर पे हमें क्या क्या लिखना है, सबसे बड़ा पॉइंट तो अपना CIA, ये क्या था, सिक्योरिटी इश्यूज, उसमें आप अकाउंटेबिलिटी भी लिख सकते हो। उसके बाद बैंडविड्थ का इशू, ठीक है। उसके बाद पावर कंजम्पशन, लोकेशन इंटेलिजेंस वर्ड यूज करना या लोकेशन इश्यूज दे देना, पावर कंजम्पशन, बात खत्म बस। इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। अब बस इक्का दुक्का छोटे छोटे पॉइंट्स बाकी है, उसको पढ़ते हैं फटाफट। अब बता ग्रीन कंप्यूटिंग क्या होता है भैया। ग्रीन कंप्यूटिंग वो चीज है, basically it's refer to study and the practice of the environmental sustainability computing or IT. In other words, study and the practice of the establishing using the computer of the IT resources more efficiently and environmental friendly. So green computing basically focus करता है environmental sustainability, या जो भी प्रोडक्ट आप बनाओ तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनाओ। उसको डिस्पोजल, उसका आपने मोबाइल फोन बनाया तो इट शुड बी वेरी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। ये नहीं कि कल को ये खत्म हो जाता है 2 या 3 ईयर की लाइफ के बाद, तो इसको थ्रो कर दिया जाए और वो बाद में वो इन्वायरमेंट को हार्म करे, डैमेज करे। तो ग्रीन कंप्यूटिंग इंश्योर करता है कि ये स्टडी है, प्रैक्टिस है, जिससे कि इन्वायरमेंट को कम से कम डैमेज हो, ठीक है।
ओके, हाँ, ये वही इंश्योर करता है कि इफेक्टिवली एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली आप विद द मिनिमम या फिर नो इम्पैक्ट टू द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो द ग्रीन कंप्यूटिंग is a is to reduce the use of hazardous material and maximum energy efficiency during the product lifetime and promote the recyclability। आपने देखा होगा नोकिया की शोरूम में एक टाइम था कि आपको दिखता है कि वहाँ पे ड्रॉप बॉक्स होता है कि अगर आपके कोई पुराने मोबाइल फ़ोन है तो आप उनको यहाँ पे रिसाइकल कर सकते हो, बेसिकली उनको फ्री में मोबाइल दे के आना। तो वो चीज़ अगर आपने कभी किया हो तो आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हो ग्रीन कंप्यूटिंग से। तो ग्रीन कंप्यूटिंग बेस्ट प्रैक्टिस, इस पे क्वेश्चन आता है व्हाट आर द ग्रीन कंप्यूटिंग बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। तो उसका सबसे पहला आता है डेवलपमेंट ऑफ द सस्टेनेबल ग्रीन कंप्यूटिंग प्लान। उसके बाद आता है रिसाइकल, देन मेक एनवायरमेंटल साउंड परचेज डिसीजन, देन रिड्यूस पेपर कंजम्पशन एंड कंजर्व एनर्जी। ये हेडिंग से जो कि मैंने आपको पढ़ दी है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अपना ऑलमोस्ट ये खत्म होने को आया है चैप्टर ग्रीन कंप्यूटिंग। देन BYOD, ये भी बड़ा एडवांटेजेस क्या है BYOD के, और एमर्जिंग BYOD थ्रेड्स क्या है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वेब 2.0 3.0 ये सब ज़्यादा कुछ नहीं है। तो डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, मैं भी थोड़ा पानी पी लेता हूँ, आप भी थोड़ा सा पानी पी लीजिए। आई नो क्लास थोड़ी लंबी जा रही है बट ज़रूरी है। चलो, ओके। सबसे पहला जो पॉइंट है हेडिंग है अपना आता है, ये क्या हेडिंग क्या है, अपने क्या पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली, व्हाट आर द ग्रीन कंप्यूटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, क्या है ग्रीन कंप्यूटिंग के। डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल ग्रीन कंप्यूटिंग प्लान, भैया आपको डेवलप करना है ग्रीन सस्टेनेबल प्लान। ये मतलब इन्वॉल्व द स्टेक होल्डर, तो डेवलपिंग सस्टेनेबल, उनको मतलब जो स्टेक होल्डर है उनको भी इन्वॉल्व करो टू इंक्लूड अ चेकलिस्ट की रिसाइकलिंग पॉलिसीज, रिकमेंडेशन पॉलिसीज, यूज ऑफ द यूज्ड इक्विपमेंट, गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस है, रिकमेंडेशन फॉर द परचेजिंग ग्रीन कंप्यूटर्स इक्विपमेंट्स एंड इन द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज एंड प्लान्स, encourage the IT community for the use of the best practice and green computing practices and guidelines। बात समझ में आई कुछ? तो डेवलपमेंट ऑफ द सस्टेनेबल ग्रीन कंप्यूटिंग प्लान, तो बेसिकली इन्वॉल्विंग द स्टेक होल्डर टू इंक्लूड चेकलिस्ट, रिसाइकलिंग पॉलिसी, उनको इन्वॉल्व करो कि वो एक रिसाइकलिंग पॉलिसीज बनाए। तुम बताओगे तुम्हें तुम्हारे हिसाब से बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती है, तो ये सब चीज़ें उनको एनकरेज करना IT कम्युनिटी टू यूज द बेस्ट प्रैक्टिस एंड ग्रीन कंप्यूटिंग प्रैक्टिसेस गाइडलाइंस को यूज करें, इनको एनकरेज करो। इंक्लूड द पावर यूसेज ऑफ द रिडक्शन ऑफ द पेपर, ठीक है, इन द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज एंड प्लान। तो ये पावर यूसेज को इंक्लूड करो कि पावर यूसेज कंट्रोल करो, ठीक है, अननेसेसरी वेस्ट मत करो, पेपर की कंजम्पशन कम करो, सो दैट द एनवायरनमेंट, कम से कम प्रिंट आउट लो। आजकल मेल में लिखा रहता है इफ़ इट इज़ नेसेसरी तभी आप प्रिंट आउट लें और वरना आप ना लें। तो उसको ग्रीन कंप्यूटिंग कहीं ना कहीं वो पॉलिसीज होती है ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं कंपनीज की जो मेल होती है वहाँ पे नीचे लिखा रहता है कि अपना जो भी कन्वर्सेशन इसके थ्रू चल रहा है इसे प्रिंट आउट लेना जरूरी नहीं है, वगैरह वगैरह करके ऐसा कुछ चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है रिसाइकिल। रिसाइकिल बेसिकली डिस्पोज ई वेस्ट अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल स्टेट एंड लोकल रेगुलेशन, ठीक है। ई वेस्ट एज पर द लोकल रेगुलेशन होना चाहिए। और उसके बाद डिस्कार्ड द अनवांटेड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इन द कन्वीनियंट एंड इलेक्ट्रॉनिक रिस्पॉन्सिबल मैनर। देखो भाई मेरा मोबाइल है उसमें हर चीज़ वेस्ट जरूरी नहीं हो, तो बट जो बैटरी वाला होता है उसका डिस्पोजेबल अलग होगा, और जो मेरी स्क्रीन जो डैमेज हुई है या जो भी स्क्रीन है उसका डिस्पोज अलग होगा, और उसमें जो मदरबोर्ड है उसका डिस्पोज अलग होगा। तो एक अनवांटेड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का जो कन्वीनियंट प्रॉपर तरीका होना चाहिए डिस्पोज ऑफ करने का, रिसाइकल करने का, वो मेक श्योर करे कि वैसा है। उसके बाद अपना पॉइंट आता है मैन्युफैक्चरर मस्ट ऑफर सेल सेफ एंड ऑफ द लाइफ मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग ऑप्शन। लाइक नोकिया वालों ने ऑफर किया था कि रिसाइकिल कर लो, मेरे यहाँ पे आके फ्री में आके रिसाइकिल करके चले जाओ। क्या पता आने वाले टाइम में ये भी ऑफर मिल जाता ना अगर नोकिया इंडिया में रहती तो। अभी तो इतनी पहले वाली बात नहीं रही है। सो फिलहाल चाइनीज कंपनी ने पूरा ऑक्यूपाई कर लिया मार्केट। मैन्युफैक्चरर मस्ट ऑफर फॉर द सेल एंड ऑफ लाइफ मैनेजमेंट, कि भैया जब इसकी लाइफ खत्म हो जाए तो 3 या 4 साल 5 साल बाद आपको ये डिस्पोज ऑफ करना है, एक रेगुलेशन बन जाए कि 5 साल से पुराना फोन कोई यूज नहीं करेगा, ठीक है। रिसाइकल कंप्यूटर थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग रिसाइकल सर्विसेज, तो आपको रिसाइकल करना है अपने कंप्यूटर्स, नॉट जस्ट मोबाइल फोन, इसको कंप्यूटर्स को भी रिसाइकल करना है, आपको प्रिंटर्स को भी रिसाइकल करना है, हर चीज़ को। आज के टाइम आपको देखने को मिलता है पुराने वाला मॉनिटर, डब्बा वाला मॉनिटर नहीं ना,
तो उसका डिस्पोज ऑफ भी अच्छे से होना चाहिए था, जो कि हुआ है कुछ हद तक, बट कुछ हद तक नहीं भी हुआ है। ठीक है, लोग ऐसे ही इसको कचड़े में फेंक देते थे, तो वो सब थोड़ा गलत था। उसके बाद अपना जो सीन है, लाइक आजकल एलसीडी मॉनिटर होता है जिस जो कि लेस स्पेस प्लस लेस पावर कंजम्पशन और एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, तो नाउ द मेक एनवायरमेंटल साउंड परचेज डिसीजन। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना आता है, अभी आपने जो पॉइंट पढ़े थे 2 पॉइंट पढ़ लिए कि डेवलप अ सस्टेनेबल ग्रीन कंप्यूटिंग प्लान, उसके बाद हमने पढ़ा रिसाइकिल, और अभी थर्ड पॉइंट पढ़ा मेक एनवायरमेंटल फ्रेंडली साउंड परचेज डिसीजन। ठीक है, तो परचेज डेस्कटॉप कंप्यूटर्स नोटबुक बेस्ड ऑन द एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट्स, जिसके स्टार रेटिंग ज़्यादा वो खरीदो, वो एसीज खरीदो जिनकी स्टार रेटिंग 5 है, तो पावर कंजम्पशन कम हो और एनवायरमेंट को भी कम डैमेज मिले। और आपके जो आउटडेटेड सिस्टम है एसीज वगैरह जो आपकी पावर कंज्यूम ज़्यादा कर रही है, और CFS कुछ होता है ना, वो ज़्यादा रिलीज करती है जिससे कि एनवायरमेंट को डैमेज होता है, तो वो सबके कंजम्पशन, वो सब आउटडेटेड सिस्टम को आउट करो और नया सिस्टम लेके आओ। तो provide a clear consistent set of performance criteria for the design of the product, nothing important. Recognize the manufacturer efforts to reduce the environmental impact of the product by reducing or eliminating environmental sensitive material and designing for the longevity and recycling packaging materials, and use server and storage virtualization that can help improve resource utilization, reduce energy। ठीक है, तो आप खुद अपना हार्ड डिस्क रखोगे, खुद अपना लैपटॉप रखोगे, मान के चलो कि आपका लैपटॉप जो है वो 1000 टेराबाइट का है, जो कि पॉसिबल नहीं है आज के टाइम, तो नहीं है। 1000 टेराबाइट का लैपटॉप है, तो ये बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। ऑल्दो आपको शायद कुछ साल में कुछ एक मंथ की रिक्वायरमेंट होती होगी 1 टेराबाइट की, 1000 टेराबाइट की, तो वही चीज़ यहाँ पे बताना चाहता है। ठीक है, सो यूजिंग द सर्वर एंड द स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन काइंड ऑफ दैट, रिड्यूस द पेपर कंजम्पशन, पेपर कंजम्पशन को कम करो, ईमेल को ज़्यादा यूज़ करो। ठीक है, use a track change feature in the electronic document rather than read line correction on the paper। मतलब ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन होते हैं वर्ड में, अगर आप देखा होगा कि हाँ मैं यहाँ पे ये चेंज किया, तो उसके बाद मैंने फाइल अपडेट करके उसको दे दिया, तो उसमें ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन आता है, भाई इसने यहाँ अपडेट किया है। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि पुराना प्रिंट आउट लेता हूँ फिर नए वाले से प्रिंट आउट लेता हूँ, दोनों को मैच करता हूँ, तो वो नहीं। फीचर से ट्रैक चेंजेस, तो आप खुद उसको यूज़ कर सकते हो, ऐसे फीचर्स का यूज़ करें, ईमेल यूज़ करो जितना हो सके। यूज़ ऑनलाइन मार्केटिंग रादर देन पेपर बेस्ड मार्केटिंग। पेपर बेस्ड मार्केटिंग होगा तो हज़ारों पैम्पलेट छपेंगे, अननेसेसरी एनवायरनमेंट को डैमेज होगा, फिर बाद में उनको डिस्पोज ऑफ करना होता है, ये डैमेज कहने कहीं हो रहा है। तो इट्स बेटर कि आप एक डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करो, जो कि आपके जिनके पास फ़ोन से उनके यहाँ पे नोटिफिकेशन आके आपका मार्केटिंग हो जाएगा, जैसे यूट्यूब एड थ्रो करता है। ठीक है, ऑल्दो आपको मेरा भी चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो अभी आपको कोई ऐड देखने को नहीं मिल रही है, राइट। तो अभी पढ़ाई की बात है, यहाँ क्या चैनल की वो हम लोग करें। ठीक है, तो अब आता है नेक्स्ट, यूज ऑनलाइन मार्केटिंग रादर देन हो चुका है। वाइल प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट यूज बोथ द साइड ऑफ द पेपर। ठीक है, स्मॉलर फॉन्ट्स, मार्जिन्स। ठीक है, तो ये फॉन्ट्स चेंज करने से भी ना बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है आपके प्रिंटिंग कॉस्ट में भी, और पेपर के बोथ साइड प्रिंट करो तो आपकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है, पेजेस की जो कॉस्ट है, वो आपकी हाफ हो जाती है। ठीक है, कंजर्व एनर्जी, यूज LCD मॉनिटर रादर देन CRT। ठीक है, CRT मॉनिटर जो डब्बा बॉक्स हम जिसे कहते हैं। डेवलप अ थिन क्लाइंट स्ट्रेटजी, थिन क्लाइंट आर द स्मॉलर चीपर। थिन क्लाइंट पता है क्या होता है आपको, जैसे मैकडोनल्ड में आप मैकडी में जाते हो या कोई, तो वो लोग थिन क्लाइंट यूज़ करते हैं, तो उनका जो डेस्कटॉप रहता है वो बेसिकली उनके सर्वर से कनेक्टेड होता है। बेसिकली इमेजेस वहाँ पे आती है, इसने आप सर्वर क्लिक किया, ये क्लिक किया और डेटा अपलोड हो गया। ठीक है, दिस काइंड ऑफ डैट। तो थिन क्लाइंट होता है बेसिकली, उसमें से एक छोटा सा सिर्फ मॉनिटर होता है मेन, और नीचे थोड़ी सी बेसिक सी चीज़ होती है, मतलब उसमें 200 GB की हार्ड डिस्क दे दी, या ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 1 GB रैम दे दी, तो जिससे कि उसका जो भी प्रोसेसिंग होता है वो उतना सफिशिएंट है काम करने के लिए। ठीक है, यूज ऑफ द नोटबुक रादर देन डेस्कटॉप। पावर मैनेजमेंट फीचर्स होना चाहिए, लाइक आपका प्रिंटिंग करते हो तो जब आपका प्रिंटर्स पूरे दिन ऑन रहता है, बट क्या पूरे दिन प्रिंटिंग चलती है, नहीं ना, तो पावर मैनेजमेंट के फीचर होने चाहिए उसमें, ताकि वो अपने आप स्लिप मोड में चला जाए और जैसे आप कोई प्रिंटिंग करवा दो तो वो वेकअप हो जाए। ठीक है, तो पावर इंक्रीज और डिक्रीज करो अपने पेरिफेरल्स की। ठीक है, पावर डाउन ऑप्शन उसमें होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द नीड्स। वेब मीटिंग करो, कॉन्फ्रेंसेस करो, तो इससे क्या होगा, आपका एनवायरनमेंट को डैमेज कम होगा, ट्रैवलिंग कम होगी तो पॉल्यूशन कम होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपने को पढ़नी है। तो ये थोड़ा सा बेसिक सा पॉइंट है, कुछ खास नहीं था, आप एक बार इनको पॉइंट्स को याद, क्या हेडिंग याद कर लो, रिड्यूस पेपर कंजम्पशन, कंजर्व एनर्जी। ठीक है, कंजर्व एनर्जी की यूजिंग, उसके बाद मेक एनवायरमेंटल साउंड परचेज डिसीजन,
रिसाइकल करो, और उसके बाद पॉलिसी जो है ग्रीन कंप्यूटिंग, सस्टेनेबल ग्रीन कंप्यूटिंग प्लान डिजाइन करो, बेसिकली स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करो। ये सारी बातें अपनी यहाँ पे खत्म हो जाती है। उसके बाद आता है ग्रीन आईटी सिक्योरिटी एंड चैलेंजेस। तो ये सेल्फ है, आप खुद कर लो, इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आता है नया कंसेप्ट, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। लोगों को इनकरेज किया जाता है कि जैसे आपके ऑफिस में, मान लो कि आपके ऑफिस में आपको इनकरेज किया कि आप अपना लैपटॉप लेके आओ, आप अपना लैपटॉप लेके आओ, खुद ही उसमें काम करो। तो ये एक रेफर टू ए बिजनेस पॉलिसी इन which allows the employee to use their preferred computing devices like smartphone, laptops, business. It means employees are welcome to use the personal devices. ठीक है, तो अपने पर्सनल डिवाइस लाएंगे तो दे विल फील यार हम ऑफिस में नहीं अपने लैपटॉप में ही काम कर रहे हैं, तो अपने साथ साथ भी थोड़ा बहुत अपना कोई ना कोई काम कर लेगा क्योंकि उसका अपना खुद का डिवाइस है। तो ये चीज़ थोड़ा सा कई किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है कि मैं क्यों अपना, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो होना है ना उस पर। जब वो एक होता है कि आप अपने पर्सनल के लिए खरीदा, वो दिन में 2 घंटे चल रहा है, और आप अब ऑफिस के लिए ले उसको यूज़ कर रहे हो, तो क्या होगा, दिन में 12-12 घंटे चलेगा, तो वो पुराना जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीजिंग द एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन रिड्यूसेस द आईटी कॉस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज आर विलिंग टू बाय, मेंटेन, अपग्रेड द डिवाइसेस इन रिटर्न ऑफ वन टाइम इन्वेस्टमेंट कॉस्ट टू बी पेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि चलो मैं अगर हर किसी के डेस्कटॉप प्रोवाइड करूँ, मुझे लग रहा है 50,000 रुपये, एक काम करते हैं तुम 50,000 का लैपटॉप ले लो और मैं उसमें 20,000 का इंस्टेंट फंड देता हूँ और वो लैपटॉप तुम्हारा ही होगा। बट कंडीशन ये है कि तुम्हें 1 साल जॉब करनी है और 1 साल जॉब करके ये अपना लैपटॉप ऑफिस में यूज करना है, ठीक है। एम्प्लॉयज आर विलिंग टू बाय, मेंटेन, अपडेट इन द रियल टाइम फॉर वन टाइम इन्वेस्टमेंट टू बी पेड बाय द कंपनी। मेन जो क्वेश्चन आता है वो आता है भैया एडवांटेजेस क्या है, एम्प्लॉयज हैप्पी। अगर एम्प्लॉयज हैप्पी, देखो मैंने बड़ा अच्छा सा पॉइंट बनाया कि एम्प्लॉयज जो है हैप्पी हो गए तो रिजल्ट इनटू इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, ठीक है। तो इंक्रीज एफिशिएंसी अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसके बाद अपना क्या होगा, आईटी बजट लोअर हो जाएगा, एम्प्लॉय खुश जाएंगे तो अपना आईटी बजट, एंटर ऑर्गेनाइजेशन भी खुश रहेगी ना। प्रोवाइड इंक्रीज एफिशिएंसी, जिससे क्या हुआ, अपना आईटी बजट हमने कम कर दिया। सपोर्ट रिक्वायरमेंट की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट बोल के नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद अर्ली अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। चलो अब देख लेते हैं मेन मेन क्या, हैप्पी एम्प्लॉयड, एम्प्लॉय लव टू यूज देयर ओन डिवाइस व्हेन एट द वर्क। ऑल्सो रिड्यूस द नंबर ऑफ द डिवाइसेज एज एम्प्लॉय टू कैरी, वगैरह वगैरह बातें। लोअर आईटी कॉस्ट, बेसिकली एम्प्लॉय वुड बी यूजिंग द डिवाइसेज दैट ऑलरेडी पोजेस द रिसाइकलिंग आउटले ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोवाइडिंग डिवाइसेज टू देम, ठीक है। आईटी रिड्यूस सपोर्ट रिक्वायरमेंट, इट डजंट इन्वॉल्व एंड यूजर सपोर्ट एंड मेंट फॉर द ऑल डिवाइसेस, कॉस्ट सेविंग वगैरह। तो गाइस ये पॉइंट थोड़ा सिंपल सा, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, लोअर आईटी बजट, आईटी सपोर्ट रिड्यूसेस सपोर्ट रिक्वायरमेंट। इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद एक बार जरा सा पढ़ लो, ठीक है। अर्ली अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, इंक्रीज्ड एम्प्लॉय एफिशिएंसीज, ठीक है। तो सारे पॉइंट मैंने आपको रिलेट करा दिए। ये थोड़ा सा डायग्राम है, उसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एम्प्लॉय खुश तो रिजल्ट इन इंक्रीज एफिशिएंसी, एम्प्लॉय खुश तो इंक्रीज इन रिजल्ट एफिशिएंसी। सेकंड पॉइंट, लोअर आईटी बजट, जिससे कि सपोर्ट रिक्वायरमेंट, लोअर आईटी रिड्यूसेस बजट होगा तो उससे सपोर्ट रिक्वायरमेंट का आईटी, जो आईटी रिड्यूसेस सपोर्ट रिक्वायरमेंट, और अर्ली अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो ये पांचों पॉइंट हमने कवर कर लिए। उसके बाद एक बहुत ही अच्छा सा पॉइंट है, वो आता है एमर्जिंग BYOD के थ्रेट्स। तो यहाँ पे एक न्यूमोनिक्स है डाइन। डाइन बेसिकली कहीं ना कहीं नेगेटिव है, तो यहाँ भी हम बात कर रहे हैं एक नेगेटिव की। बेसिकली क्या क्या थ्रेट्स अपने को है, तो यहाँ पे पहला जो रिस्क आता है वो आता है नेटवर्क रिस्क, लैक ऑफ डिवाइस विजिबिलिटी। तो इसमें क्या देखने को मिला अपने को, प्रैक्टिस, इसमें मैं बता देता हूँ। अनऑथराइज एंड अनऑथराइज मे गेट कनेक्टेड एंड मे स्टील द डेटा, वायरस में एंटर सिस्टम और मिस द रूटीन स्कैन। भाई हम लोग के यहाँ पे डेली स्कैन होता है, अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो हर कोई, किसी के पास एंटीवायरस नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं नेटवर्क रहता है, ये डेटा स्टील हो जाएगा, वायरस अपना अपडेटेड नहीं है, या फिर कोई रूटीन चेकअप हम लोग स्कैन नहीं होता। सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी। तो अभी आपको पॉइंट याद रखने, डाइन। तो एन से हो गया DIAN, एन से हो गया नेटवर्क रिस्क, डी से डिवाइस रिस्क। भैया लॉस, अगर क्लाइंट को उसका डिवाइस चोरी हो गया, कुछ हो गया, तो सारा डेटा भी लीक हो सकता है या फिर किसी और को एक्सेस मिल जाएगी। विद एक्सेस टू कंप्लाई विद द ईमेल्स एंड कॉर्पोरेट इंटरनेट ट्रेड वगैरह, ये सारी चीजें। उसके बाद एप्लीकेशन रिस्क, तो इट इज नॉर्मली एक्सम्प्लीफाइड एंड हिडन इन द एप्लीकेशन वायरसेस एंड malwares। जो कि एप्लीकेशन रिस्क होता है, ये किसके थ्रू, वायरस एंड मालवेयर्स के थ्रू होता है, जो कि अपने एम्प्लॉयज phones and smartphone with the increase in the mobile usage, mobile vulnerability have increased,
concurrently, organizations are not clear in deciding who is responsible for the device securities, the organization or the user. वह किसकी डिवाइस से कब कौन सा डेटा कहाँ से लीक हुआ, इज रियली टफ टू आइडेंटिफाई. ठीक है. इम्प्लीमेंटेशन रिस्क रहेगा. वीक बीओडी पॉलिसी जो है, अबाउट इश्यूज मेंशन अबाउट दैट, बट मेंटेन लेकिन क्या वीक बीओआईडी पॉलिसीज should not only cover the technical issues mentioned but also mandate the development of a robust implementation policy. So a weak policy fails to educate the user, thereby increasing the vulnerability to the above mentioned threats. मोबाइल कंप्यूटिंग BYOD में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप खुद सेल्फ कर लेना. अभी 2 पेज और है, उसके बाद अपना ये चैप्टर खत्म हो जा रहा है. सोशल मीडिया में अपने को देखना है सोशल मीडिया क्या होता है, वेब पॉइंट 2.0 3.0, ये 3 पॉइंट अपने को देखना और अपना चैप्टर खत्म. उसके बाद हम अलग से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की इसी चैप्टर की. तो गाइस अभी तक टिकने के लिए थैंक यू सो मच. सोशल मीडिया में देखो याद क्या रखना, सोशल मीडिया इज यूजुअली क्रिएटेड बाय द ग्रुप ऑफ द पीपल हु हैव अ सेट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव, जैसे लाइक फेसबुक जहाँ पे सबको आगे वेलाबंती करनी है सुबह शाम, तो वहाँ पे आगे चिट चैट करते हैं वगैरह करते हैं. तो अपना एक सेम गोल है, वो वहाँ पे साइन अप करता है चिट करने के लिए, वो भी वहाँ पे साइन अप करती है चिट चैट करने के लिए. तो एक कॉमन सेट ऑफ इंटरेस्ट है. ठीक है. वेब 2.0 क्या है? बेसिकली वेब 2.0 डिस्क्राइब्ड एज वर्ल्ड वाइड वेब दैट इज, जो कि आज के टाइम पुराना हो चुका है, आजकल वेब पॉइंट 3.0 चल रहा है. तो दैट इज फोकस्ड ऑन द एबिलिटी फॉर द पीपल टू कोलैबोरेट एंड शेयर द इंफॉर्मेशन ऑनलाइन. सो सेकंड जनरेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब है ये, WW का सेकंड जनरेशन है वेब 2.0. Two major contributors of the Web 2.0 are the technological advancement and enabled AJAX. AJAX क्या होता है? Asynchronous JavaScript and HTML. यार ये इतना ज्यादा खोज पोछ क्यों कर रखा है इन्होंने? Okay, the World Wide Web is the ability to focus on the two major contributors at 2.0 are enabled by AJAX. ठीक है. And the other application of the other setup such as RSS, that is really simple syndication, and Eclipse that support the user integration, and with the web that is Eclipse and integrated development that contain the base workspace and extensible plugin system for the environmental friendly. तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है. वेब पॉइंट जो 2.0 is the more dynamic in comparison to the previous one, ये more dynamic है. One of the most significant difference between the Web 2.0 and the traditional web is referred as the W.2.0 is the greater collaboration and information sharing amongst the internet user, content provider, and enterprise. Thus, it can be said that the migration from the one read-only web to write-only web. ठीक है. पहले read-only web होता था, अब read-only web से लेके read, write web. ठीक है. So this are the things. अब component of Web 2.0 for social network, ये क्वेश्चन भी आ जाता है. तो Web 2.0 में AJAX का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है. ठीक है. और आप क्या लिखोगे? एक्सट्रीमली सॉरी, काफी लंबा टाइम हो गया आज मेरे को रिकॉर्डिंग करते हुए. कंपोनेंट देख लेते हैं फटाफट. थोड़े बहुत कंपोनेंट है. चार्ट में आ जाओ. यहाँ पे नीचे एक चार्ट दिख रहा होगा आपको आपकी मैट में. सोशल लाइक विकीज, ब्लॉगिंग, मैशअप, पॉडकास्टिंग, टैगिंग, कम्युनिटीज, ये सारे क्या है? कंपोनेंट है. किसके कंपोनेंट है? ये सारे के सारे अपने वेब 2.0 फॉर सोशल नेटवर्क. कम्युनिटीज आप खुद लिख लोगे. RS generated syndication, the format syndicating web content that allows the feed the freshly published web content to the user through RSS reader. Blogging, journal, diary, personal website जहाँ पे आप अपना blog लिखते हो. Freedom to express your thought, ये सारी चीजें. Wiki is basically set of correlated pages on a particular subject, allow the user to share the content. ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना होगा. Using AJAX and the other technologies, AJAX and other technology का यूज होता है. ठीक है. फ्लॉक्सोम भी याद छोड़ो, ये पॉइंट छोड़ो. फाइल शेयरिंग, पॉडकास्टिंग, फाइल शेयरिंग या पॉडकास्टिंग, सेंड फाइल, मीडिया फाइल्स एंड रिलेटेड कंटेंट ऑनलाइन. तो ये सारी चीजें हैं. मैशअप बेसिकली बाय यूजिंग द पीपल ओवर द इंटरनेट कैन congregate services from the multiple vendor to create competitively new services. ठीक है. Combining the location information from the mobile service provider and the mobile and the many facility और the Google Maps वगैरह, ये सारी चीजें. तो इसमें कोई डाउट है? हेलो. ओहो,
आवाज आ रही है, मेरी स्क्रीन अटक गई, राइट? लेट मी सॉल्व दिस वन, गिव मी 1 सेकंड। तो गाइस सॉरी है, मुझे नहीं पता चला कि मेरा जो कैमरा है कब ऑफ हो गया, टर्न ऑफ हो गया। सॉरी फॉर दैट। अभी हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? अभी आपको स्क्रीन दिखेगी और इसी में हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है? 2-3 टॉपिक है, अभी पूरा सेटअप चेंज करने का बिल्कुल मूड नहीं है, ठीक है गाइस? चलो स्टार्ट करें। आवाज आ रही है ना? ओके। अब आता है टाइप्स इन द बिहेवियर ऑफ द सोशल नेटवर्क। व्हाट आर द टाइप्स इन द बिहेवियर ऑफ सोशल नेटवर्क? कीपिंग दिस इन माइंड, द मेन कैटेगरी आइडेंटिफाइड आर social contact network, Facebook, study circles, social network of the specialist group, LinkedIn वगैरह, police and the military network, sporting network जो IPL वगैरह के जो होते हैं, mixed network, they are the number of social network that have a subscription the people वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। तो ये क्या सोशल नेटवर्क है, ये क्या थे अपने, व्हाट आर द टाइप्स इन द बिहेवियर ऑफ द सोशल नेटवर्क, और जो ऊपर हमने जो पढ़े थे इसे कहते हैं कम्युनिटीज, विकीज, ब्लॉगिंग। तो इस आंसर में डिफरेंस हो सकता है, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है? यहाँ पे बात कर रहे हैं मेजर कंपोनेंट दैट हैव बीन कंसीडर वेब 2.0 इंक्लूड द फॉलोइंग, और फिर ये यहाँ पे बात करते हैं आपके कीपिंग द दिस माइंड द मेन कैटेगरी आइडेंटिफाइड गिवन बिलो, टाइप्स एंड द बिहेवियर ऑफ सोशल नेटवर्क। क्या क्या टाइप के सोशल नेटवर्क होते हैं? सोशल कॉन्टैक्ट नेटवर्क लाइक फेसबुक, ठीक है? स्टडी सर्कल, सोशल नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ फाइन आर्ट्स, पुलिस एंड मिलिट्री नेटवर्क, स्पोर्टिंग नेटवर्क, मिक्स्ड नेटवर्क, ठीक है? हेट्रोजेनियस सोशल मीडिया वगैरह वगैरह, ये सारी बातें। सोशल नेटवर्क फॉर द इन्वेस्टर्स लाइक टेक्निकल फोरम, मैशअप सेंटर्स वगैरह, ये सारी चीजें। शॉपिंग एंड यूटिलिटी सर्विसेज लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक है? अब आता है लाइफ साइकिल ऑफ द सोशल नेटवर्क। व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ सोशल नेटवर्क? ये हमने बिल्कुल पॉइंट सेट करके रखे हैं, इसी पैटर्न में आप पॉइंट पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ज़्यादा नहीं रहा। फिर एप्लीकेशन ऑफ वेब 2.0, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजुकेशन, ठीक है? फिर उसके बाद बेनिफिट एंड चैलेंजेस क्या क्या है, ये इजी सा पॉइंट है, इसको इतना पढ़ने का दरकार नहीं है। अब आता है फिर 3.0, तो बस उसके बाद अपना ये खत्म, समरी आ गया चैप्टर का, खत्म। ज़्यादा नहीं है, अराउंड 10 मिनट में सारा रैप अप करते हैं, ठीक है? तो लाइफ साइकिल ऑफ सोशल नेटवर्क क्या क्या है? नंबर 1, तो हम लोग ये पढ़ रहे थे लाइफ साइकिल ऑफ द सोशल नेटवर्क। लाइफ साइकिल ऑफ द सोशल नेटवर्क क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है कि नीड ऑफ ए सोशल नेटवर्क, भैया जरूरत है एक। उसके बाद इनिशियली सेट ऑफ द नंबर मेंबर्स आइडेंटिफाइड, भाई इतने लोगों को मिलके हम लोग एक नेटवर्क फॉर्म करेंगे, वो सेट किया जाता है। एक स्पेस क्रिएट किया जाता है फॉर द सोशल नेटवर्क साइट्स, ठीक है? विकी सर्वर स्पेस कह लो, एक सर्वर स्पेस क्रिएट किया जाता है। उसके बाद कंडक्टिंग द रेगुलर मीटिंग ऑनलाइन मीटिंग टूल्स के थ्रू, स्काइप्स के थ्रू, ये सब मीटिंग कंडक्ट की जाती है, ठीक है? डिस्कशन होता है, इंटरेक्शन होता है विद अदर नेटवर्क्स ऑफ द ग्रुप, कि भाई हम लोग ये कर रहे हैं। गेमिंग्स के आजकल नेटवर्क ग्रुप्स होते हैं, ठीक है? सो ये लोग इस तरह से अपना लाइक पबजी खेलते हैं, नेटवर्क बना के खेलते हैं, भाई हम लोग चारों टीम बन के खेलेंगे, सो आ जाओ एक साथ लॉग इन करते हैं। हैव डिस्कशन ऑफ द इंपॉर्टेंट इश्यूज, कुछ रेलिवेंट इश्यूज तो उसको डिस्कस किया जाता है, और अकॉर्डिंगली अचीविंग द गोल, फाइनल गोल, रिलेटेड गोल, और टर्मिनेट द गोल्स, ठीक है? एंड द 6 पॉइंट साथ में क्या रहता है? शेयर ग्रुप डेटा विद ऑल द मेंबर, पॉडकास्टिंग, फाइल शेयरिंग, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो ये एक प्रोसेस है, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। जरूर देखो, आपको एक बाइकर्स का ग्रुप बनाना है, फॉर एग्जांपल समझ लो बाइकर्स का, तो आप सोचो कि मुझे एक सोशल नेटवर्क बनाना होगा, वहाँ पे मैं लोगों को इन्वाइट करूंगा कि भाई तुम्हारे पास बाइक है, ये रॉयल एनफील्ड वाली बाइक तुम्हारे पास है, तो तुम लोग इस ग्रुप को ज्वाइन करो, ठीक है? फिर मैं बोलूंगा कि फर्स्ट 10 मेंबर्स को हम एक प्लान कर रहे हैं, तो वी आर प्लानिंग फॉर लद्दाख ट्रिप, सो वी नीड ए फर्स्ट 10 मेंबर्स, ठीक है? तो ऐसे बाइकर्स के आजकल बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हो चुके हैं, ठीक है? तो एक स्पेस क्रिएट किया जाता है, एक ऐप बनाई जाती है, अपना खुद का कुछ भी हो सकता है, एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, लाइक फेसबुक में एक पेज क्रिएट किया जाता है बाइकर्स का अपना ग्रुप, तो एक सोशल ऐप वो लोग स्पेस खरीदते हैं, ठीक है? रेगुलर मीटिंग कंडक्ट करते हैं स्काइप्स के थ्रू, फेसबुक लाइव के थ्रू, ये सारा डिस्कशन होता है, फाइनल कॉल अचीव करते हैं, ये सारी चीज़ें का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। तो ये सब एक प्रोसेस है, आपको ये प्रोसेस अगर याद हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके लिख देना। नीड ए सोशल नेटवर्क, initially set the members identified, creating space, conducting regular meeting, interacting with other networks, having discussion on the important issues, sharing the group data with all other members, ठीक है? और फाइनल वगैरह ये सब चीज़ें। एप्लीकेशन ऑफ वेब 2.0, व्हाट द एप्लीकेशन वेब 2.0? इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये 3 पॉइंट से एप्लीकेशन कहाँ का, एक तो सोशल मीडिया में, मार्केटिंग में, और एजुकेशन में। आज के टाइम तो एजुकेशन हो रही है घर से ही,
ठीक है। सो कोविड ने ये सिखा दिया एजुकेशन भी, पहले इतना नहीं हुआ करता था बट आज के टाइम तो हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, ठीक है। तो सोशल मीडिया में आपको क्या लिखना है, इंपॉर्टेंट इशू 5.0 फंडामेंटल शिफ्ट टू द वेरियस पीपल लाइक कम्युनिकेटिंग विद टीचर ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ये सारी चीजें अपने को वहां पे करने को। मार्केटिंग एंड एजुकेशन, ये किसके टूल्स है, ये वेब 0.20 के क्या है, टूल्स है ना ये, हाँ टूल्स है, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ 2.0। तो याद रखना इसमें 3 पॉइंट आते हैं, अपना सोशल आएगा, उसके बाद अपना आएगा मार्केटिंग एंड देन लास्ट वन अपना जो रहेगा इसके अंदर एजुकेशन। एजुकेशन में है, सोशल में है, मार्केटिंग, एजुकेशन सोशल मार्केटिंग, एजुकेशन सोशल मार्केटिंग, याद रखना। The benefit and challenges of the social media web 0.20, there are a number of challenges। आप ये वाला पैराग्राफ लिख दो, ठीक है, मैं इसको टिक करवा अंडरलाइन करवा देता हूँ। वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी in such a way that public domain there is a huge chance of data leaks and confidentiality because of the loss of their usually no certain centralized mandate administrative services take care of, ठीक है। तो ये मेजर कंसर्न है। Web 0.20 introduced a number of powerful features, ठीक है, in spite of the challenges, worldwide acceptance of the social network and implementation of W.0 here stay in the flourish, ठीक है। अब आता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इसके बारे में बात करें तो वो आता है वेब 3.0 की बात करता है। इसको थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा पढ़ लेना, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट में अपनी क्लास खत्म हो रही है, ठीक है। द टर्म वेब 3.0 इज नोन एज सिमेटिक वेब। सिमेटिक वेब को बेसिकली कहते हैं डिस्क्राइब साइट्स वेयर इन द कंप्यूटर जनरेट रॉ डेटा ऑन देयर ओन विदाउट डायरेक्ट यूजर इंटरेक्शंस। Web 3.0 is the next logical step in the evolution of the internet-based technologies. Web 2.0, internet is confined with a physical wall computer, but as more and more devices such as smartphones, car आ रहे, तो आपको देखा है एक वेब की जो एप्ली इंटरफेस होता है, पहले अगर आप कभी लॉगिन करते थे कोई वेबसाइट पे तो आपको वेब पेज बड़ा सा खुलता था और फिर उसमें आप लॉगिन जूम इन करते थे, फिर उस पर क्लिक करते थे, फिर देखते थे। आजकल क्या है, आप फेसबुक करते हो तो जैसा आपको फेसबुक स्क्रॉलिंग में मिल रहा है वैसे मिलता है, और उसमें क्या होता है, आप वेब पेज करते हो तो उसमें आपके लेफ्ट एंड राइट साइड आपको ऐड दिखती है। बट आजकल क्या है, डायनामिक वेब पेजेस आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप ये डायनामिक वेब पेजेस होती है इसके अंदर, ठीक है। तो अब उसमें क्या हो रहा है, ऐड जो है ऑटोमेटिकली आपके फोन के फ्रेम के हिसाब से सेट हो जाएगा आपका वेब ब्राउजर। तो ये शायद थोड़े से एडवांस फीचर्स है, जिसे हम कहते हैं नोन एज सिमेटिक वेब, ठीक है। कंप्यूटर जनरेटेड रॉ डेटा ऑन द ओन विदाउट डायरेक्ट इंटरेक्शंस, नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप इन द इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट एंड द वेब टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो वेब 0.30 यूजेस द सिमेटिक वेब टेक्नोलॉजीज, ड्रैग एंड ड्रॉप मैशअप, ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स, ठीक है। विडगिट्स, इस पर क्लिक किया तो लाइक विडगिट शॉर्टकट होता है, यूजर बिहेवियर, यूजर एंगेजमेंट, कंसोलिडेशन ऑफ डायनामिक वेब कंटेंट, तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। तो वेब 3.0 इज द डेटा वेब टेक्नोलॉजीज, ठीक है। वेब 3.0 ऑल्सो इनकॉर्पोरेट द लेटेस्ट रिसर्चेस इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एलेक्सा ये करो, एलेक्सा वो करो, हे सिरी व्हाट्सअप, व्हाट्स गोइंग ऑन, कॉल हिम, मैसेज करो इसको। तो ये सारा क्या है, अपना एडवांस टेक्नोलॉजीज है, ठीक है। लाइक आईफोन, ओके गूगल, ठीक है, हे सिरी आईफोन वगैरह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसमें 2 मेजर कंपोनेंट है, एक तो सिमेटिक वेब है, अब मैं दोबारा कराऊंगा, टेंशन मत लो, ये चीज़ मैं दोबारा करवाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद आता है वेब सर्विसेज। तो वेब सिमेटिक वेब की बेसिकली प्रोवाइड द यूजर विद द कॉमन फ्रेमवर्क दैट कुड बी यूज्ड शेयर एंड रीयूज द डेटा। तो बेसिकली आपका गूगल क्रोम एक फीचर होता है, लो डेटा यूसेज का फीचर रहता है, ये डायनामिक वेब पेजेस मिलता है। आप कभी गूगल पेज के थ्रू कोई वेबसाइट में जाओगे तो वो वेबसाइट वैसे नहीं खुलेगी जैसे ओरिजिनल है, गूगल के ऐड के थ्रू जैसे आ रही है वो वेबसाइट, तो उसमें आप देखना, आई विल शो यू। चलो अभी मेन कंटेंट पे रहते हैं, नहीं तो वीडियो फालतू में लंबी जाएगी। गिव मी 1 सेकेंड, आई विल शो यू। जैसे कि मैंने गूगल पे ये खोला, ये वेबसाइट जैसे मैंने खोला गूगल करके, मैंने गूगल सर्च करके ये वेबसाइट खुली है, ठीक है। तो अब पता नहीं, हाँ ये है, देखो ये वेबसाइट एक तो पहले डायनामिक है, जैसा इसमें अब ये डेस्कटॉप मोड होता है, यहाँ पे याद है आपको, ये डेस्कटॉप मोड रहता है, ठीक है। तो इसको ये आई थिंक इसका डेस्कटॉप मोड ऐसा ही है। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, अब जैसे ये स्टॉक मार्केट लिस्ट है, तो मैं आपको जो शो कर रहा था ना वो ये था कि ये आपको दिख रहा है टॉप राइट में, यहाँ पे एकदम टॉप में राइट में google.com/ उसके बाद stockmarketvista.com। ऑल्दो वेबसाइट क्या है, स्टॉक मार्केट विस्टा.com, बट google.com के थ्रू आइए तो ये
वेबसाइट है। बट कभी कभी क्या होता है कि आपको प्रॉपर नहीं दिखता होता ना, तो आपको क्या करना है, जो आई का बटन है ना ऑन द टॉप राइट, जस्ट क्लिक ऑन दिस, तो आपको ये यूआरएल दिखेगा। व्हाट इज दैट यूआरएल? stockmarketvista.com वगैरह, ये यूआरएल, दिस इस पे क्लिक करते ही अब कंपनी की जो मेन साइट है उस पर आप आ गए हो। अगर आप साइट पे क्लिक करोगे तो अब आपको गूगल नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ये आजकल नए नए फीचर्स इसमें इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो दिस व्हाट आई वांट टू शो यू। ओके, चलो बैक टू द क्लास। सो मेजर कंपोनेंट सिमेटिक वेब प्रोवाइड अ कॉमन फ्रेमवर्क दैट कुड बी यूज्ड टू शेयर एंड रीयूज द डेटा। वहां पे वो रीयूज हो रहा, डेटा शेयर हो रहा था, ठीक है, across the various application enterprises, and so that the machine are able to track, take consequently decision on their finding, like okay Google call them, call him वगैरह। तो अब जब मैं कॉल एक बंदे को बारी बारी बोलूंगा तो ओके गूगल क्या करेगा, उसको डेटा को स्टोर कर लेगा, ठीक है, सो दैट उसका टाइम बच जाए नेक्स्ट टाइम के लिए वगैरह वगैरह, ये सारी बातें, ठीक है। एंड वेब सर्विसेज में क्या है, इट इज सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट सपोर्ट्स द कंप्यूटर टू कंप्यूटर इंटरेक्शन ओवर द इंटरनेट। फॉर एग्जांपल वेब सर्विसेज लाइक सपोर्ट कंप्यूटर टू कंप्यूटर इंटरेक्शन ओवर द इंटरनेट, वो वहां से लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो तो वहां से एक्सेस कर रहे हो, तो ये सारी चीजें। टू कंक्लूड, वेब पॉइंट 3.0 हैज अचीव मोर कनेक्टेड, ओपन एंड इंटेलिजेंट एप्लीकेशन यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग वगैरह, ये सारी चीजें। तो दैट्स ऑल, अपना ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 7। आई नो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। पॉइंट अभी लास्ट में आके थोड़ी खिचड़ी पक गई होगी, बट एक बार 1-2 मिनट लगेगी रिकॉल कर लेना। वेब 3.0 में क्या क्या पॉइंट है, कंपोनेंट्स क्या है, सिमेटिक वेब और वेब सर्विसेज, ठीक है, 2 ही पॉइंट है। उसके बाद वेब 3.0 में आपको कौन कौन से वर्ड का याद रखना, नोन एज सिमेटिक वेब है, ठीक है। नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप इन द एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजीज, ड्रैग एंड ड्रॉप, मैशअप, ये सारे फीचर्स। और वेब 2.0 में आपको क्या क्या लिखना है, बेनिफिट एंड चैलेंजेस। और वेब 2.0 के आपके जो एप्लीकेशन यूज है वो कहाँ है, सोशल मीडिया, मल्टीटास्किंग, सॉरी मार्केटिंग और एजुकेशन, हाँ। उसके बाद ये लाइफ साइकिल था और सोशल नेटवर्क की, तो ये सारी चीजें हैं। और इनको क्विकली रैप अप करके, इसको सम अप करके गाइस खत्म करो, ठीक है। यूजिंग अजैक्स कंपोनेंट वेब 2.0, BYOD के थ्रेट, CIA सिक्योरिटी चैलेंजेस, याद आ रहा है, कुछ कुछ मिक्सअप हो रहा है, बट उनको खत्म कर लो अभी की अभी, और ताकि आप, और हाँ, स्पीड को आप 1.5 में भी देखोगे ना तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर अभी तक यहाँ तक जुड़े रहे हो तो सपोर्ट करें सब्सक्राइब एंड लाइक करके, और अपने दोस्तों के वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।